सिविल सेवा परीक्षाएं देश की सबसे प्रतिष्ठित व जानी मानी परीक्षाओं में से एक मानी जाती हैं। इसके द्वारा सफल हुए अभ्यर्थी देश के उच्च पदों पर कार्य करके देश को एक नई दिशा की ओर ले जाते हैं। ऐसे ही एक सफल अभ्यर्थी हरीश यादव जी, जो एक ग्रामीण क्षेत्र से अपने हौसलों को उड़ान देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उनकी सफलता की कहानी युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। हमारी संस्था आपकी सेवा हमारा उद्देश्य द्वारा ऐसी ही एक छोटी सी कोशिश उनकी इस सफलता की कहानी को देश के हर युवाओं तक पहुंचाने की, जो इनकी सफलता की कहानी से और इनके जीवन से, व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर अपने लिए एक सुनहरा भविष्य लिखेगा। ऑडियो में थोड़ी सी गड़बड़ी होने की वजह से हमें खेद है। हमें यकीन है कि आप हमारी इस गलती को नज़रअंदाज करेंगे। धन्यवाद। संस्था आपकी सेवा हमारा उद्देश्य। तो ये भी है कि मतलब कुछ स्टूडेंट स्टार्टिंग में तो प्रयास करते हैं, अपना एक मोटिव बना लेते हैं कि मुझे तैयारी करना है इसकी, लेकिन जब वो सिलेबस देखते हैं काफ़ी वास्ट है, विशाल है, तो उसके बाद थोड़े से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सर, आपने अपने सफ़र के दौरान अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? मैंने मोटिवेट सिलेबस के हिसाब से मैंने पॉइंट वाइज नोट्स बनाए, तो उसमें समय लगा 6-7 महीने लगे। एक बार सारे नोट्स आ जाने के बाद, बन जाने के बाद, फिर उसके बाद मोटिवेशन ये होता है कि आप परीक्षा में आप बैठिए, और परीक्षा में जब आप बैठे तो फिर पहले प्रयास में आईएएस की प्री परीक्षा निकली, तो उसमें ये था कि उसके बाद मोटिवेट हो गया कि आप जो नोट्स बनाए हैं, जो गाइडेंस बनाए हैं, तो इससे आपको उस सही दिशा में जा रहे हैं, तो फिर आप उसका रिवीजन करते रहिए और आप जो भी करेंट चीज़ें हैं उनमें ऐड करते रहे, तो ये मोटिवेट मिलता रहता है। प्लस घर ये भी था कि मोटिवेट कि कुछ बनना है जी। तो ये मोटिवेशन सबसे ज़्यादा था। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे होते हैं हमेशा वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है, और शहरी क्षेत्रों के बच्चों जो कि एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको काफ़ी बड़ा हेल्प मिल जाता है, उनके पेरेंट्स हमेशा उनको सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का इतना नहीं पहुँच पाते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए करियर डिसाइड कर पाए। तो बच्चे आजकल, जैसे मुझे पता है, ऑनलाइन क्लासेज, लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो ये क्षेत्र बच्चों की करियर में काफ़ी बड़ा। आपका क्या लगता है कि ऑनलाइन कोचिंग के बारे में कुछ अपनी राय? ऑनलाइन कोचिंग के बारे में मेरी लगभग 95% तैयारी ऑनलाइन से ही हुई। इनसाइट आईएएस था, तो मटेरियल सारा अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो वहाँ से डाउनलोड करके और नोट्स बना के, तो लगभग इनसाइट आईएएस का एक तरह से बहुत बढ़िया रोल है। अगर आपको कोचिंग नहीं करना है तो फिर ऑनलाइन वेबसाइट इनसाइट आईएएस हो गया, विजन आईएएस भी अपना मटेरियल ऑनलाइन प्रोवाइड करा देता है, तो आप उससे एक भटकाव न रहते हुए एक निश्चित दिशा में, मतलब सीमित रहे, ज़्यादा किताबों की चिंता नहीं करनी है, जो सीमित है सिलेबस वाइज उन्हीं को लेके आपको रिवीजन करना है, कंटेंट करना है और उसको कंटिन्यू करना है, कि बीच में जैसे साल भर कंटिन्यू करना है, साल 1.5 साल कंटिन्यू अगर हो गया तो फिर परीक्षा आसान हो जाती है। शुरू में जो अभ्यर्थी होते हैं जो इस दिशा में अभी 12th पास या ग्रेजुएशन पास, उनके मन में ये सपने बन रहे हैं या उन्हें तैयारी करनी है लोक सेवा आयोग की या उत्तर प्रदेश या राज्य सेवा लोक सेवा आयोग की, तो उनके लिए एक माध्यम रोड़ा बनता है। तो सर, आप माध्यम के बारे में क्या कहना चाहें कि सच में हिंदी के जो माध्यम के लोग, उनका रिजल्ट काफ़ी प्रदर्शन खराब हो रहा है, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि सर हिंदी माध्यम से तैयारी अच्छी नहीं है, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? शुरू में आज से लगभग साल भर पहले क्या था कि हिंदी माध्यम से मटेरियल नहीं मिलते थे, जो सिविल सेवा मांगती है, करंट मटेरियल हो गया और जो भी चल रहा है, तो ऐसे मटेरियल हिंदी में बहुत गुणवत्तापूर्वक मटेरियल की कमी थी और एक जगह मिलते नहीं थे, और इंग्लिश में हर जगह मिल जाते थे। तो ये एक सबसे बड़ी कमी रही है कि हिंदी अभ्यर्थी जो असफल होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको मटेरियल सही नहीं मिलता है। और तो इसका सबसे अब इस समय क्या हुआ कि अब इनसाइट आईएएस भी, अगर वेबसाइट जो ऑनलाइन है, तो वो पहले इंग्लिश में ही प्रोवाइड कराती थी, अभी पिछले 6 महीने से हिंदी में भी प्रोवाइड करा रही है। तो अब आने वाले समय में हिंदी वाले अभ्यर्थी भी सेम टू सेम फॉलो करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी रहता है कटाक्ष यूपीएससी जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो हिंदी के प्रति बायस्ड है, मतलब हिंदी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है, जबकि हमारी राष्ट्रभाषा खुद हिंदी है। तो आपको लगता है क्या यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन बायस्ड है हिंदी अभ्यर्थियों के प्रति?
रिजल्ट को देखें तो बायस तो नहीं कहा जाता, लेकिन सिलेक्शन का रेट काफ़ी कम हो गया है। लगभग 5% के करीब भी सिलेक्शन हो गया है। कहाँ पिछले 2013 के पहले जो 50% के करीब सिलेक्शन होता था, अब हिंदी से टॉप इस बार UPSC में टॉप 317 ही रैंक आई है हिंदी माध्यम से। तो यहाँ माध्यम UPSC बायस नहीं है। UPSC क्या है कि जो विद्यार्थी गुणवत्ता नहीं मिल पाई उनको मटेरियल की, अगर वो मटेरियल उनको मिल जाए जो अभी विभिन्न कोचिंगें प्रोवाइड कराना शुरू की हैं, तो वो भी टॉप रैंक में आ सकते हैं। क्योंकि अभी UPSC में हिंदी माध्यम से 2015 या 16 में 13वीं या 14वीं रैंक आई थी निशान जैन सर की। हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट तो हिंदी माध्यम से ही आई थी उनकी। तो ये नहीं है कि हाँ तो UPSC बायस है, बस ये मटेरियल की कमी है। तो आप जो लिखेंगे उस हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। तो ये अंतर है। जैसा कि सर बता रहे हैं कि मटेरियल्स की कमी है, UPSC जैसी ऑर्गेनाइजेशन फेयर एग्जाम करवाती है और बायस बिल्कुल नहीं है हिंदी माध्यम के छात्रों के प्रति। बस लैक ऑफ मटेरियल जो कि एक रोड़ा आता है हिंदी माध्यम के छात्रों के भी, लेकिन अगर पूरी मेहनत और अच्छी मटेरियल जुटाई जाए तो हिंदी माध्यम के छात्र भी टॉप कर सकते हैं इस परीक्षा में। तो सर एक मिथक ये भी बना हुआ है कि 16 से 18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, 20-20 घंटे बच्चे पढ़ते हैं। तो सर आपका इस बारे में क्या राय है? ये तो अपनी क्षमता के ऊपर है। मेरा जो शेड्यूल था कि कंटिन्यू मतलब जो भी जब तक पढ़ाई किया तो 8 से 10 घंटे एक स्लेब बना के कि रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़ने। ये नहीं कि आज आपने 8 घंटे पढ़ लिए तो कल पूरा 2 दिन नहीं पढ़ा। तो टाइम टेबल बना के फिक्स करके 8 घंटे भी पढ़ा जाए, 6 घंटे भी पढ़ा जाए। लोग जॉब करके भी इसमें 5 घंटे मिलता है तब भी वो निकाल ले रहे हैं। तो मैक्सिमम जो भी एक कैटेगरी है 8 घंटे 9 घंटे कंटिन्यू स्टडी करिए, निकल जाएगा। 16-17 घंटे वो एग्जाम के समय हो सकता है और कोई ये स्ट्रिक्ट प्रोविजन नहीं है कि हाँ 16 से 17 घंटे। जैसा कि सर ने बताया कि जॉब करके भी लोग ये चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये अपनी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितना पढ़ सकते हो, आप हाँ चीज़ों को आप कितना अपनी तरीके से रख सकते हो अपने दिमाग के अंदर। और सर एक क्वेश्चन मेरा ये भी था कि लोग प्रारंभिक 3 क्षेत्रों में ये परीक्षाएं होती हैं, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। तो सर प्रारंभिक परीक्षाओं को लोग थोड़ा कम तवज्जो देके मुख्य की परीक्षा की स्टार्टिंग से पहले करने लगते हैं। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? मेरी शुरू में सफलताएं प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी पे मैंने ज़्यादा जोर दिया। तो ये मैं सीखने को मिला कि 2 प्रारंभिक परीक्षा निकलने के बाद मुख्य परीक्षा नहीं निकली। तो इसका ये सबसे मेन कारण था कि स्टार्टिंग मैंने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की साल भर, फिर मुख्य परीक्षा का मौका मिला। मुख्य परीक्षा की तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई। तो सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप स्टार्टिंग से मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहें। आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी वैसे उसी के साथ होती जाएगी और लास्ट के समय PT के जो भी होता है एग्जाम उसके 1 या 2 महीने आप पूरी तरह से प्रारंभिक परीक्षा पे फोकस कर दें तो फिर सबसे बढ़िया है ये तरीका सबसे बढ़िया। और प्रारंभिक परीक्षा में ही एक होता है CSAT जो कि स्टूडेंट्स के जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए एक रोड़ा बना है। तो सर आप उनको क्या टिप्स देंगे? CSAT का ये है कि अभी क्वालिफाइंग हो गया है तो आपको 33% लाना है, 60 नंबर लाने हैं 200 में। तो उसके लिए ये है कि अगर जो बच्चा इसमें मतलब रुक जा रहा है, नहीं निकाल पा रहा है, तो पिछले 4-5 साल के जो भी CSAT के पेपर हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर ले। हिंदी और जनरल ये मैथ आते हैं, जनरल मैथ आ गए, रीजनिंग आ गया, तो 6-7 साल का पेपर अगर वो सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मतलब इसमें रोड़ा बनेगा उनके लिए। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, थियरिटिकल चीज़ें ज़्यादा न रटी जाएं। ठीक है। और सर एक ये भी है बायस्ड बना हुआ कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या टेक्निकल बैकग्राउंड के छात्रों को, अभ्यर्थियों को ज़्यादा तवज्जो मिल जाता है UPSC या राज्य सेवाओं में, लोक सेवाओं में। तो सर आप क्या, और जिससे कि जो इस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं, आर्ट्स के हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हैं या अकाउंटेंट्स बैकग्राउंड के, उनका मोटिव डाउन हो जाता है। तो सर आप इस बारे में क्या बताएं? इस बारे में ये मिथक ही है। समस्या यहाँ आ जाती है वो मटेरियल की सिलेक्शन की। तो जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं तो क्या होता है कि वो शाहरुख समीप हो गए या दिल्ली में रह गए या गाजियाबाद में, तो वो मटेरियल अवेलेबल हो जाता है उनको और वो सर्च करके अवेलेबल कर लेते हैं ऑनलाइन करके। और जो भी और बैकग्राउंड के बच्चे हो गए, हिंदी के हो गया, मानवीय से, तो मटेरियल ज़्यादा उस पर फोकस कंटेंट पे, डिजिटल पे कर नहीं पाते हैं। बस यही मुख्य समस्या है। और बाकी तो हमारे साथ में मानवीय के ये बिना इंजीनियर भी जो थे 2 लोग हुए, एक
डिप्टी एसपी हुए हैं और एक डिप्टी कलेक्टर अंगद यादव सर थे, वो भी हुए हैं। तो वो उनका विषय इंजीनियर नाम है। तो ये मेन मटेरियल का कंटेंट का मटेरियल सर की जैसे सीख यही है उन बच्चों को कि मोटिव अपना मोरल ना डाउन करे। वो अगर बैकग्राउंड उनका ह्यूमैनिटी है, आर्ट से कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में पूरी फेयर एग्जाम होती है, वो बस छात्रों का टैलेंट देखती है कि आप अपनी चीज़ों को कितनी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे की थी? आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मैंने की यूपीएससी का ऑन सॉल्व पेपर लिया। ऑन सॉल्व पेपर लेके जो भी नोट्स मैंने बना लिया, नोट्स एक कंप्लीट हो गया जब, फिर नोट्स के पढ़ने के बाद और फिर मैं उन आंसरों को एक पेज पे या 2 पेज पे आराम लिखना, और फिर उनका जो मॉडल आंसर या मुरनाल वेबसाइट है तो वो मॉडल आंसर सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, तो उनसे मैचिंग करना कि कितना सही है, क्या कंटेंट सही है, आप टाइम लिमिट के अंदर, वर्ड लिमिट के अंदर लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो ये फ़ायदा किया मेरे लिए। और उसके साथ एक टेस्ट सीरीज भी कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर मुख्य परीक्षा है उस समय आंसर राइटिंग के लिए, तो वो आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए अच्छा काम करेगा। जैसा कि सर ने बोला टेस्ट सीरीज़ का, तो सर टेस्ट सीरीज़ का क्या लगता है आपको योगदान कैसा है यूपीएससी या यूपीपीसी जैसे एग्जामों में? टेस्ट सीरीज का योगदान ये है कि अगर आपको समय नहीं मिला है प्रैक्टिस करने का, शुरू से आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए, रोज 1 या 2 क्वेश्चन नहीं लिख पाए, तो लास्ट समय जो मेंस की परीक्षा हो गई उस समय 1 महीना या 2 महीना पहले आपको अपनी स्पीड, क्योंकि आपको वर्ड लिमिट भी चाहिए और स्पीड आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करने भी हैं, तो कई बार क्या होता है बच्चों का 14 क्वेश्चन ही हो पाता है, 15 हो पाता है, 4-5 क्वेश्चन मतलब 50-60 नंबर के हर पेपर में छूट गए। तो अगर 6 पेपर में 4 आप जीएस हो गए, 2 ऑप्शनल, तो अगर 6 पेपर में भी क्वेश्चन छूटते हैं तो 200-250 क्वेश्चन नंबर के छूट गए तो आप बाहर हो जाएंगे रेस से। तो इसलिए या तो कंटिन्यू रोज़ 1-1, 2-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं तो फिर एग्जाम के 1 या 2 महीने टेस्ट सीरीज चलती हैं, उनको आप किसी एक कोचिंग की 10-12 टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, उतना सफिशिएंट है। सर कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये भी चलता रहता है कि वो स्ट्रेस रहते हैं, हमेशा निगेटिव थॉट्स रखते हैं कई सारी चीज़ों को लेकर, तो आपने अपनी निगेटिविटी और ऐसे लोगों से दूरी कैसे मतलब रखी? कुछ ऐसी चीज़ें बताइए कि आप अपने आप को हमेशा सकारात्मक चीज़ों में अपने आप को ढाले रहें। इसका सबसे बड़ा ये था कि हमारे साथ के जो भी बच्चे थे तो कभी कभी ख्याल आता था, क्योंकि जैसा कि आप कभी मीटिंग में फेल होते हैं, फिर आप 1 साल इंतज़ार करिए, कभी आप मेंस में फेल हो जाते हैं, फिर आप 1 साल इंतज़ार करिए, तो ऐसा लगता था कि हाँ योग्यता है कि नहीं है। लेकिन जब साथ में ही पढ़ने वाले बच्चे और अपने साथ के ही दोस्त अगर सिलेक्शन ले लेते थे तो फिर ये लगता था कि हाँ हम और वो दोनों एक ही कंटेंट पढ़ रहे हैं, किसी दिन हम भी सफलता की सीढ़ी को पार करेंगे। तो यही मोटिवेट करता था कि अंतर दोनों में कुछ नहीं है, मेहनत दोनों बराबर कर रहे हैं, कंटेंट पढ़ रहे हैं, अपना भी मतलब समय आता है तो वो समय का इंतज़ार होता है, जिस दिन आपकी मेहनत और समय दोनों अच्छे हुए फिर सफलता है। जैसा सर ने बताया कि बस मेहनत आप करते जाइए और निगेटिव थॉट्स को हमेशा अपने माइंड से दूर रखिए, हमेशा सकारात्मक। तो सर कुछ आपने मोटिवेशनल वीडियोस भी देखे हैं हमेशा सकारात्मक रहने के लिए, या अपने दोस्तों की उपलब्धियों को देखकर ही आप अपने आप को सकारात्मक रखते रहें? वीडियो कभी कभी मैं वीडियो देख लेता था, कभी कभी मुन्नाल सर की वीडियो है यूट्यूब पे आती उनकी वेबसाइट पे, वो हो गए, कभी कभी टॉपर के इंटरव्यू देख के, तो कभी कभी जब कभी स्ट्रेस हो कि हाँ आप कर नहीं सकते, कभी ऐसे निगेटिव थॉट आए तो कभी कभी उन वीडियो को देख लिया जाता है, देख के और उनसे ये क्या हम लोग की दिशा क्या होनी चाहिए तैयारी की, तो उससे एक दिशा फिर मिलती थी, अच्छी दिशा मिलती थी तैयारी की, मोटिवेशन मिलता था। मोटिवेशनल वीडियो का अच्छा योगदान है अपने सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए। तो सर इंटरव्यू काफ़ी लोग मतलब दिक्कत करते हैं, वो फेस नहीं कर पाते इंटरव्यू पैनल्स को, उनको दिक्कतें लगती हैं मुझे। तो आपने सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करी? आपने कोई मॉक इंटरव्यू ज्वाइन किया या ऐसे? तो इंटरव्यू में ये हुआ कि अभी कोविड का सिचुएशन था तो सारे कोचिंग बंद हो गए थे, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने यही घर पे की। एक हमारे चाचा के लड़के थे, 2 लड़के थे, मैं उनको क्या करता था कि क्वेश्चन जो भी होना चाहिए बैकग्राउंड से और करंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जैसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन मैं उनको लिख के दे देता था, और फिर एक समय तय करके फिर मैं अपना इंटरव्यू देता था उनको 10 या 15 मिनट 20 मिनट, तो ऐसा मैं लगभग 5-6 बार इसके घर पे ही रह के तैयारी किया था इंटरव्यू की।
जैसा कि सर ने बताया, उन्होंने घर पे ही इंटरव्यू की प्रैक्टिस की है सारी, और सारी चीज़ें जितनी भी है उन्होंने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, कोचिंग श्रेय देता है सर ने जैसा बताया, लेकिन पूरी जो आपकी मेहनत होती है वो आपकी सेल्फ स्टडी ही होती है, और एक पॉजिटिव वे में आपको स्टडी करना ये सबसे ज़्यादा योगदान की बात होती है अपने करियर को बनाने के लिए। तो सर एक क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा और केंद्र लोक सेवा दोनों में सर मतलब क्या कुछ आपको डिफरेंस दिखा तैयारियों में, या दोनों के सिलेबस लगभग सेम आपको लगे? 2018 के पहले तक सिलेबस दोनों का ज़मीन आसमान का अंतर था। राज्य लोक सेवा आयोग में क्या था, सिलेबस ऑब्जेक्टिव टाइप था में, और दो ऑप्शनल होते थे, तो उसमें परेशानी बहुत ज़्यादा होती थी। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर राज्य से लोक सेवा आयोग की ओर जाने के लिए तो फिर वो डिफ्लेक्ट हो जाते थे। तो अभी 2018 से आईएएस का पैटर्न ये राज्य लोक सेवा आयोग में भी लागू हो गया है, तो अभी आसान हो गया है। तो कि आप एक चीज़ की तैयारी करिए, आपका ये बोनस हो जाएगा आपका, तो ये फायदा मिला। मतलब जैसा सर ने बताया कि लोक सेवा आयोग आप राज्य स्तरीय कर रहे हैं या केंद्र स्तरीय कर रहे हैं, सिलेबस सेम है और आप एक साथ एक ही तैयारियां करके आप सारे एग्जाम के लिए मोटिवेटेड हैं। तो सर आपका आगे गोल है यूपीएससी की प्रिपरेशन? यूपीएससी का मेरा 3 अटेम्प्ट बचा हुआ है, तो यूपीएससी का ये एक राज्य लोक सेवा आयोग एक हाल स्टेबिलिटी दिया। तो अभी मेन आईएएस यूपीएससी की परीक्षा का ही है, तो मैं अब इसके बाद उसी के अपने 3 अटेम्प्ट और ये आखिरी होंगे मेरे, मैं उनमें लगूंगा। जैसा कि सर इस समय यूपी पीसीएस में 2018 124 रैंक लाकर एक्साइज ऑफिसर के पद पर तैनात हुए हैं, और आगे भी उनकी गोल है कि वो आईएएस जैसे बड़े परीक्षाओं की तैयारियां अभी भी कर रहे हैं, और इनका लक्ष्य है आईएएस को ही पाना। ठीक है, तो सर लास्ट में एक क्वेश्चन है कि सर आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे सारी तैयारियों में? सारी तैयारियों में श्रेय पूरे परिवार का, हमारा पूरे परिवार का, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी में अगर सपोर्ट नहीं होता है, मेन सपोर्ट होता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर परिवार का सपोर्ट नहीं है तो फिर आप मोटिवेट नहीं रह सकते, क्योंकि कभी कभी समय आता है, लंबा समय हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, तो जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं होगा तो वो सपोर्ट सबसे ज़्यादा मजबूत होता है कि हाँ, जब परिवार का भरोसा है अपने ऊपर तो हम इस परीक्षा को, कितनी भी कठिन परीक्षा हो, उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि भरोसा सबसे जरूरी है। पर भरोसा सबसे जरूरी है। जैसा कि सर बोल रहे हैं कि भरोसा जो कि हमेशा जरूरी, अपने आप पर भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है, और परिवार सपोर्ट कर रहा है बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो सर एक आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उन बच्चों को जो सफल नहीं हो पा रहे हैं और निगेटिव थॉट्स में हो रहे हैं, जैसे ही आप उनको क्या आप टिप्स देना चाहेंगे आपकी तरफ से? मेरी तरफ से टिप्स ये है कि जो भी सिलेबस है आप सिलेबस डाउनलोड कर लें, और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद पॉइंट वाइज, मेंस का सिलेबस पॉइंट वाइज उसका आप अपना सेल्फ नोट्स बना लें। किसी भी किताब से, जो भी स्टैंडर्ड किताबें हैं उनसे अपना एक नोट्स बना के, और चारों जीएस पेपर का अपना एक नोट्स बना के, फाइल बना के वो बना लें, और फिर उसके बाद आप करंट उसमें ऐड करते जाएँ। तो इससे क्या होगा कि आपको परीक्षा के समय भी इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको केवल 4 फाइलें ही पढ़नी है। तो ये आपकी सफलता में, क्योंकि लास्ट में रिविजन के लिए भी समय नहीं होता है, तो उसमें आपकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है। और प्लस ये कि स्टैंडर्ड सोर्स हो गए, एनसीईआरटी हो गए, और कोचिंग मटेरियल भी हो गए, तो सबसे बढ़िया कोचिंग का मटेरियल मुझे इनसाइट आईएएस का ही लगा कि वो उसके प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी आपका करेंट से लेके सारा मटेरियल बहुत अच्छा और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। वेबसाइट पे आपको जाना है, डेली उसको फॉलो करिए, और जितनी आपके अपनी हरीश जी ने अंततः हमें बताया कि हर युवा की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, तो वो अपनी क्षमता के अनुसार अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरीके से मेहनत करे। हरीश जी की इस सफलता की कहानी से हम बहुत प्रभावित हैं, और हम आशा करते हैं कि हर युवा उनकी इस सफलता की कहानी से ज़रूर प्रेरणा लेगा, और कैसी विषम परिस्थितियों में भी खुद को बनाए रखें, संयम रखें, इस बात से ज़रूर अपने आप को प्रतिभावान बनाएगा। धन्यवाद।